तो सीनियर्स काफ़ी अच्छे थे, वो मुझे वो हेल्प करते थे। इसके अलावा मेरी फ्रेंड सर्किल भी मेरे बैच के 2-3 बच्चे थे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगे हुए थे। तो हम लोगों ने साथ में मेहनत की और कभी भी कोई अगर मुझे जानकारी चाहिए होती थी, क्लैरिफिकेशन चाहिए होता तो हम लोग ग्रुप में मिलके उसको डिस्कस करते थे और एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचते थे। क्योंकि पिताजी पत्रकार थे तो इस वजह से घर में हमेशा कुछ नया सीखने का माहौल था। पिताजी कुछ भी होता था घर पे आते थे तो शाम को बताते थे कि आज ये हुआ, देश में ये हुआ, विदेश में ये हुआ, पॉलिटिक्स में ये चल रहा है। तो इससे मेरे अंदर बचपन से ही नई चीज़ों को सीखने की ललक थी कि आखिर क्या हो रहा है। और पिताजी की जो सैलरी भी थी बहुत ही कम थी, वो इस सिचुएशन में नहीं थे कि वो मुझे कुछ पॉकेट मनी दे पाएँ। उस समय मेरी माताजी ने अपने गहने गिरवी रख के वो मार्केट से पैसे लाई और उन्होंने उस पैसे से मुझे पॉकेट मनी दिया ताकि मैं जापान जाऊँ और कुछ अपना जो भी मुझे अच्छा लगे उस पे मैं खर्चा कर सकूँ। ये बात मुझे उस समय नहीं बताई, ये बात मैं बहुत अभी रिसेंटली जान पाया हूँ और ये बात जब भी मैंने सुनी मेरी आंखों में आंसू आ गए। मतलब कि दीपक द्विवेदी ने यूपीएससी की परीक्षा में रेगुलर क्लासेस का खर्चा भी बचा लिया। इन्होंने किसी भी यूपीएससी की कोचिंग सेंटर से रेगुलर क्लासेस नहीं करी, बस कॉरेस्पॉन्डेंस से स्टडी पेपर्स मंगाकर अपनी तैयारी करी। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। गोंडा पोस्ट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जेम्स ऑफ गोंडा की, जो कि हैं दीपक द्विवेदी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट पर। धन्यवाद। मैं आपको दीपक जी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा। दीपक जी आईएएस ऑफिसर हैं और दीपक जी का गोंडा से बहुत बड़ा कनेक्शन ये है कि गोंडा के बहुत ही मशहूर जो पत्रकार है जानकी शरण द्विवेदी, आप उनके तीसरे पुत्र हैं। जी, जानकी शरण द्विवेदी जी का अपना नाम है गोंडा में और अब दीपक द्विवेदी भी पूरे भारतवर्ष में आईएएस बनकर अपना नाम कमा रहे हैं और आने वाले दिनों में और बढ़ाएंगे। दीपक जी, सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूंगा कि आपने ये परीक्षा किस वर्ष में जो है पास करी और वर्तमान में आप किस विभाग में हैं, क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा लोगों को बताइए। ये परीक्षा मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा मैंने सन 2021 में उत्तीर्ण किया और वर्तमान समय में इस समय मेरी पोस्टिंग असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो रखी है। ओके दीपक जी, आपके पिताजी से जब मैं चर्चा कर रहा था आपके बारे में और जो आपका सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। ये बताई कि उन्होंने बताया कि शुरू से लेके अभी तक आपकी शिक्षा 0 कॉस्ट पर हुई है। जी, मतलब उन्होंने आपकी शिक्षा में फीस देने के लिए कोई पैसे नहीं खर्च किए। क्या सत्यता है इसमें? जी, ये 100% सत्य बात है। और मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मेरी बचपन की जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है वो शहर में ही सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है। तो क्योंकि हम 3 भाई थे और मेरे 2 भाई पहले से ही सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे पिताजी ने फिर विद्यालय का जो मैनेजमेंट था वहाँ पे रिक्वेस्ट किया और तीसरा बच्चा होने के कारण उन्होंने मेरे शुल्क को माफ़ कर दिया। तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन फ्री में हुई। उसके बाद मेरी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मैं जवाहर नवोदय विद्यालय मनकापुर चला गया क्योंकि वो केंद्र पोषित संस्था है, तो वहाँ भी मुझे कोई शुल्क नहीं देना पड़ा। 12वीं नवोदय विद्यालय से उत्तीर्ण करने के बाद फिर मैंने आपको थोड़ा सा बीच में रोकूंगा। जी, मैंने ये सुना कि नवोदय विद्यालय में कुछ विशिष्ट बच्चों का एक दल बनाया गया और जिन्होंने अच्छे नंबर लाकर उत्तीर्ण किया और उनको विदेश भ्रमण के लिए भेजा गया था, जिसमें एक आपका भी नाम था। उसके वाक्य के बारे में बताइए। मैंने अपनी 10वीं कक्षा के एग्जाम में मैंने 94.4% मार्क हासिल किए, जो सन 88 में जब से नवोदय विद्यालय की गोंडा में स्थापना हुई थी तब से आज तक किसी छात्र को उतने अंक नहीं मिले थे। और इसी वजह से मुझे केंद्र सरकार ने सम्मानित भी किया और भारत की तरफ से कुल 72 बच्चों का चयन हुआ था, जिसमें से ऑल ओवर इंडिया 18 बच्चे जिनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय की तरफ से हुआ था। मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ और मुझे सरकारी खर्चे पे 1 महीने के लिए जापान भेजा गया था। हाँ, आपके पापा मुझे बता रहे थे कि उन्होंने सिर्फ इतना खर्च किया था कि घर से रिक्शे का किराया स्टेशन का जितना पड़ता है उतना आपको दिया था। जी जी जी। तो जब वो जापान आप गए, अनुभूति हुई, तो मतलब एक स्टूडेंट के तौर पे कई बार हम लोग प्रोफेशनल नौकरी करते हैं, जीवन व्यापन करते हैं, बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं। विदेश जाने का अनुभव, विदेश जाने का एक्सपीरियंस आसानी से नहीं मिल पाता है। उस समय कैसा लग रहा था आपको जब आपको ये मौका मिला? ये तो बहुत ही अद्वितीय और अविस्मरणीय पल था मेरे लिए। पहली बार मैं जहाज में बैठा था, उस समय मेरी उम्र भी काफ़ी कम थी, मैं 15-16 साल का रहा हूँगा। और जापान क्योंकि आपको पता ही कि एक विकसित राष्ट्र है। पासपोर्ट बन चुका था आपका? जी, पासपोर्ट, वीज़ा
नवोदय विद्यालय से पासपोर्ट तक, ऑफिस तक जाने का खर्चा, वापस आने का खर्चा, सारा कुछ खर्चा सरकार ने वहन किया था। तो बस मुझे तो और मेरे शिक्षक जिनको मेरे साथ लगाया गया था पासपोर्ट लगवाने पे, वो हमें मेहनत करनी पड़ी, अदरवाइज पैसों की हमें कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ी, सारा सरकार ने वहन किया। ओके, अब आगे की शिक्षा पे चलते हैं। 12वीं की शिक्षा पे की आप बात कर रहे थे। जी, तो 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद फिर जैसा कि आपको पता होगा कि आनंद जी और अभयानंद जी ये दोनों बिहार के में काफी नामित व्यक्ति हैं, और इन्होंने ये वो सुपर 30 वाले जी 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 जी, और इनकी एक संस्था चलती है सुपर 30। तो ये हमारे देश भर में जितने भी मेधावी प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनका एक एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, और अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो ये आपको साल भर फ्री में शिक्षा देते हैं। और इनके कोचिंग दिए जाने के बाद जो IITs और NITs में सिलेक्शन है वो 100% होता है। तो मैंने भी मेहनत किया और ऊपर वाले की कृपा से मेरा भी इसमें सिलेक्शन हो गया, और मुझे साल भर सुपर 30 में शिक्षा मिली। उसके बाद फिर मैंने IIT का एग्जाम क्रैक किया, और क्योंकि फिर मुझे NIT इलाहाबाद में ये कौन से वर्ष की बात है जब आपने IIT का एग्जाम क्रैक किया? ये 2011 की बात है। ओके जी, फिर उसके बाद फिर मुझे मेंस क्रैक किया आपने जी उस जी वर्ष में? जी जी, फिर मैंने NIT इलाहाबाद में सिविल इंजीनियरिंग में मेरा अब उस समय रैंक क्या आई होगी आपकी? मेरा रैंक थी 6783। ओके, जी 6783। जी 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 उस समय जो कट ऑफ थी कंप्यूटर साइंस के लिए, जी, वो क्या रही होगी वैरायटीज में? लगभग हाँ 2-2.5 हजार के आसपास। 2-2.5 हाँ रुपए। जी, फिर आपने क्या किया? आपकी 6000 समथिंग की कट ऑफ आई, जी। फिर आगे का कहानी तो बताइए। फिर मुझे NIT इलाहाबाद में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिला। फिर मैंने वहाँ पे दाखिला ले लिया, और वहाँ से अपनी सिविल क्यों लिया? आजकल देखते हैं बच्चे कंप्यूटर साइंस या IT, आज अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होने लग गई है, जी 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 लेकिन उस जमाने में भी मतलब कोई बहुत ज्यादा समय बीता नहीं है, जी। कंप्यूटर साइंस का प्रचलन बहुत था, जी। उसके बावजूद आपने सिविल क्यों लिया? हमारे खानदान में ऐसा रहा हुआ कि कभी किसी को सरकारी नौकरी उस समय तक नहीं मिल पाई थी। तो पिताजी की बहुत दिली इच्छा थी कि मैं कोई ऐसी ब्रांच लेके पढ़ाई करूं ताकि मैं सरकारी सेवा में आ सकूं। तो सरकारी सेवा में आने के लिए सिविल से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि हर साल सिविल में कुछ ना कुछ वैकेंसी आया करती हैं, और सिविल से पढ़ने के बाद JEE वगैरह बनने के चांसेस काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो पिताजी की यही दिली इच्छा थी कि अगर मैं थोड़ी मेहनत कर लूंगा और मैं JEE वगैरह का एग्जाम क्रैक कर दूंगा तो अच्छा रहेगा परिवार के लिए भी, तो इसलिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग। तो पिताजी की इच्छा के लिए सिविल ली, जी, लेकिन आपकी इच्छा क्या थी उस समय? उस टाइम तो मुझे भी नहीं बहुत ज़्यादा पता था, क्योंकि नवोदय विद्यालय फिर उत्तीर्ण करने के बाद मुझे भी यही पता था कि अगर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो जाता है तो उसके बाद आपकी लाइफ सेट है। तो मुझे तो फिलहाल मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छा कोई विभाग मिल जाए और पढ़ाई करना है और इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है। ओके, प्लेसमेंट वगैरह का ख्याल उस समय दिमाग में नहीं था कि 4 साल बाद हमें प्लेसमेंट की धक्केमारी करनी होगी, या फिर शुरू से टारगेट था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है? हाँ, गवर्नमेंट जॉब का बैक ऑफ द माइंड चल रहा था। और क्योंकि NIT इलाहाबाद बहुत ही अच्छा कॉलेज है, 100% प्लेसमेंट होता है, तो प्लेसमेंट का कोई दिमाग में ऐसा चक्कर नहीं था, क्योंकि सबका प्लेसमेंट हो जाता है तो मेरा भी हो ही जाएगा, तो दिमाग में चल रहा था, तो उसकी कोई टेंशन नहीं थी। तो NIT इलाहाबाद ही क्यों लिया आपने? NIT के तो और बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे, और आई थिंक कुछ जो जूनियर IITs होते हैं वो भी आपके रडार पे रहे होंगे। व्हाई NIT इलाहाबाद? इसके में 2 एंगल है। पहली बात तो क्योंकि हम लोग जिस परिवेश से आते हैं, तो पिताजी और परिवार में भी नहीं चाह रहे थे कि मैं बहुत दूर जाऊं, क्योंकि अपने हर प्रदेश में एक ही NIT होता है, तो उत्तर प्रदेश का NIT इलाहाबाद में ही है, तो घर के पास था। और जो मेरे बड़े भैया हैं वो भी, उनकी भी शिक्षा दीक्षा जो ग्रेजुएशन है उन्होंने भी इलाहाबाद से ही किया है, तो इसी वजह से शहर से भी फैमिलियरिटी थी, तो घर वालों ने यही सोचा कि NIT इलाहाबाद में एडमिशन ले लें और यहीं से पढ़ाई करें। तो NIT से आपने अपनी बीटेक कंप्लीट करी। जी। उन 4 वर्षों के बाद ये जो UPSC जाने का ख्वाब था, ये कब पलना शुरू हुआ, कब पहली बार पैदा हुआ दिमाग के अंदर? पिताजी ने कहा, किसने कहा, इसकी कहानी बताइए। जब मैं सेकेंड ईयर में था तो गोंडा के ही पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में बाराबंकी के एक अनूप भैया थे, उन्होंने उस साल UPSC का एग्जाम क्रैक किया था, तो पहली बार मैंने उनको देखा। फिर मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली कि हाँ, अगर अनूप भैया कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो मेरी एक सीनियर थी सौम्या पांडे मैडम, उन्होंने UPSC का एग्जाम क्रैक किया, तो फिर मुझे अंदर से और कॉन्फिडेंस आया कि अगर मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे सीनियर भैया बहन अगर वो UPSC का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मुझे वहाँ से बहुत ही हिम्मत और हौसला मिला। उसके बाद मैंने सिंसियरली UPSC की तैयारी स्टार्ट की। UPSC की तैयारी कैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक मैं जो प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, एंट्रेंस एग्जाम, सुपर 30 और उसके बाद बीटेक NIT से,
इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, इस पूरे विभिन्न चरणों के दौरान आप टॉपर रहे, आप हमेशा सर्वोत्तम नंबरों से पास हुए। ये जो सर्वोत्तम नंबर पाने की ललक होती है, ऐसे आते नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, मोटिवेट होना पड़ता है। उसका क्या राज था, मतलब उसके पीछे क्या ऐसी फोर्स थी कि आप ऐसे अचीव कर पाते थे? क्या मेहनत आपने करी, क्या मोटिवेशन आपको मिली, अपनी उस अलख को निरंतर कैसे जगाए रखे थे? मेरे प्राइमरी मोटिवेशन थे मेरे पेरेंट्स, माताजी पिताजी, क्योंकि मेरे पिताजी से शहर के बहुत लोग परिचित होंगे, वो जानते हैं कि बहुत ही वो सरल, सौम्य और ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी पूरी जीवन ईमानदारी से मेहनत किया और उन्होंने यही शिक्षा हम लोगों को भी दी कि अगर आपको जीवन में तरक्की करना है, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तो आप पूरे ईमानदारी से, पूरे मनोयोग से कठिन मेहनत करते रहिए। और शहर के काफ़ी लोग उनसे परिचित भी होंगे। हमारा जो फैमिली का बैकग्राउंड है, कोई ऐसा भी नहीं कि हम लोग कोई करोड़पति, अरबपति के परिवार से आते हैं, बहुत सामान्य-सा परिवार है। और पिताजी ने हमेशा सिखाया कि मेहनत सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसके लिए आपको मन लगा के मेहनत करना पड़ेगा। और शायद उन्हीं की ये शिक्षा-दीक्षा थी, उन्हीं की ये सलाह थी जिसको मैंने अमल किया और मैंने पूरे मनोयोग से मेहनत किया और आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से और मेरे माताजी, पिताजी उनके सैक्रिफाइस की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये बहुत बड़ा उदाहरण है दीपक द्विवेदी। मतलब आईएएस, हम कई बार आपको ऐसे सफल लोगों की कहानियां सुनाते रहते हैं, लेकिन दीपक द्विवेदी अपने आप में विशिष्ट इसलिए हैं क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि किसी बहुत बड़े फैंसी बैकग्राउंड से ये नहीं आए थे, ऐसा बहुत संपन्न परिवार नहीं था। मैं जानकी शरण जी को बहुत ही व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। गोंडा के किसी एक कस्बे में बसे हुए व्यक्ति जो गोंडा शहर आते हैं अच्छा जीवन व्यापन करने के सपने के साथ, किराएदार की तरह किराए के मकान में कई साल गुजारते हैं और अपने बच्चों का एक उद्देश्य लेकर चलते हैं कि मुझे बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाना है, मेहनत के साथ पढ़ाना है। आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, यही कारण था कि जब दीपक के एडमिशन की बात आई तो इनके पिताजी ने मोलभाव किया, स्कूल से बातचीत करी कि किसी भी तरीके से अगर भाइयों के साथ पढ़ना है तो फ्री में पढ़ें। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर वहां एडमिशन नहीं होता तो वहां एडमिशन नहीं कराते, उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, उनकी फीस देने के लिए, तीसरे बच्चे की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। उसके बाद लगातार अपनी मेहनत के दम पर ये बच्चा लगातार फ्री पढ़ता रहा, अपने नवोदय विद्यालय में फ्री पढ़ा, सुपर 30 में फ्री कोचिंग हुई, एनआईटी में इनको फीस नहीं देनी पड़ी। 4 साल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इनकी फीस को स्पॉन्सर किया, बाहर तक घूम कर आए, विदेश घूम कर आए, 1 रुपए इनको अपनी जेब से नहीं खर्च करना पड़ा। तो ये सबसे बात, मैं मतलब किसी की बहुत महिमा मंडन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज का भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपके मन में एक चीज डालना चाहता हूं कि अगर आप मन में ठान लें कि मुझे कोई चीज अचीव करनी है तो ऐसी इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो संभव ना हो। हर असंभव संभव बनाया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको दीपक की तरह, हर उस व्यक्ति की तरह मेहनत करनी पड़ेगी और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ साधना करनी पड़ेगी जो कि आप पाना चाहते हैं। दीपक जी, अब आगे चलते हैं यूपीएससी की कहानी की तरफ। जी, आपने जब ये डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी दूंगा तो उस समय आपने क्या, किन किन सब्जेक्ट्स को चुना यूपीएससी एग्जाम में? अब यूपीएससी का जो प्रेजेंट पैटर्न है उसमें कुछ जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, उसके अलावा एक ऑप्शनल का पेपर होता है। तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग का था, मगर मैंने सीनियर लोगों से पूछा तो उन्होंने यही सलाह दिया कि अगर आप कोई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का सब्जेक्ट लेके करते हैं तो उसमें आपको जीएस में भी आसानी होगी और उससे आपको ऑप्शनल में भी स्कोर करने में इजी रहेगी। तो इसी वजह से मैंने पॉलिटिकल साइंस को अपना ऑप्शनल रखा और उसी के साथ तैयारी की। मतलब आप जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स करते हैं ना यूपीएससी में खेला कि इंजीनियरिंग से पढ़ते हैं और ह्यूमैनिटीज लेके टॉप कर जाते हैं, जी, वही फॉर्मूला आपने अपनाया। जी, जी, जी। सो आपने पॉलिटिकल साइंस लिया। जी, तो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी आपने किस तरीके से की? पॉलिटिकल साइंस की भी मैंने सेल्फ स्टडी ही की। ओके। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि परिवार से इतना सपोर्ट नहीं था और कॉलेज से निकलने के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया था। तो उस टाइम मेरी जो पहली जॉब थी वो चेन्नई में लगी थी, सेंट गोबेन ग्लास में। तो वहाँ पे मैंने अच्छी खासी थोड़ी सेविंग कर रखी थी, जो सैलरी मिलती थी मैं उसको वेस्ट। अच्छा, आपने प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली थी? जी, जी, जी। उसके बाद मैं जॉब भी करता था क्योंकि मुझे फैमिली को भी सपोर्ट करना था और उसी के साथ-साथ मैंने अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया। तो मैंने करस्पॉन्डेंस वगैरह का कोर्स ले रखा था और दिल्ली में जो मार्केट में जो स्टडी मटेरियल वगैरह अवेलेबल थे, वहाँ से मैं करस्पॉन्डेंस के थ्रू उसको लेता रहता था और मैंने उसके साथ ही अपनी प्रिपरेशन को जारी रखा। मतलब कि दीपक द्विवेदी ने यूपीएससी की परीक्षा में रेगुलर क्लासेस का खर्चा भी बचा लिया। इन्होंने किसी भी यूपीएससी की कोचिंग सेंटर से रेगुलर क्लासेस नहीं करी,
बस करस्पॉन्डेंस से स्टडी पेपर्स मंगाकर अपनी तैयारी करें जी। तो ये जो स्टडी आपने करी, जैसे यूपीएससी का सिलेबस को कहा जाता है कि समुद्र है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, हर सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको कवर करना होता है। वो मार्गदर्शन, वो गाइडेंस आपको कहाँ से मिलती थी कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है? जी, मैं क्योंकि मैं ईश्वर के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मेरी जो एनआईटी इलाहाबाद में जो मेरा सर्कल था वो काफ़ी अच्छा बन गया था। वहाँ के काफ़ी सीनियर थे जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया हुआ था। तो मुझे उनसे लगातार गाइडेंस मिलता रहता था। मुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो मैं उनसे फ़ोन करके पूछ लेता था। तो सीनियर्स काफ़ी अच्छे थे, वो मुझे हेल्प करते थे। इसके अलावा मेरी फ्रेंड सर्कल भी मेरे बैच के 2-3 बच्चे थे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगे हुए थे। तो हम लोगों ने साथ में मेहनत की और कभी भी कोई अगर मुझे जानकारी चाहिए होती थी, क्लैरिफिकेशन चाहिए होता तो हम लोग ग्रुप में मिलके उसको डिस्कस करते थे और एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुँचते थे। जब जीएस की बात आती है तो क्या, चूंकि एक पत्रकार पिताजी थे, तो उससे लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट मिला उसमें, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इन सब की पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा में? जी, मैं इसके लिए मैं बिल्कुल कहूँगा कि जो मेरे पिताजी थे, क्योंकि एक पत्रकार रहता है, उसको समाज के विभिन्न क्षेत्रों से उसका पाला पड़ता है, तो उनकी जो जनरल अवेयरनेस रहती है, काफ़ी अच्छी रहती है। क्योंकि पिताजी पत्रकार थे, तो इस वजह से घर में हमेशा कुछ नया सीखने का माहौल था। पिताजी कुछ भी होता था, घर पे आते थे, तो शाम को बताते थे कि आज ये हुआ, देश में ये हुआ, विदेश में ये हुआ, पॉलिटिक्स में ये चल रहा है। तो इससे मेरे अंदर बचपन से ही नई चीज़ों को सीखने की ललक थी कि आखिर क्या हो रहा है। तो चीज़ों को जानने की, समझने की ये उत्सुकता, इसने मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प किया। क्योंकि जैसा कि आप खुद ही बोल रहे हैं, यूपीएससी का सिलेबस के बारे में बोलते हैं, एनीथिंग दैट इज़ अंडर द सन इज़ इन यूपीएससी सिलेबस। जिसमें भी सूरज की रोशनी पड़ती है, वो सारा कुछ यूपीएससी के सिलेबस में है। तो यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है और मेरी ये हमेशा कुछ नया सीखने की क्षमता, चीज़ों को कैसे और अच्छे ढंग से जाना जाए, इस क्यूरियोसिटी ने बहुत हेल्प किया। आपके पिताजी की हमने बहुत बातें की हैं, आपकी हमने बहुत बातें करी हैं, आपके परिवार में और भी कई सदस्य हैं। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट किरदार रहता है महिलाओं का रहता है, आपकी माताजी हाउसवाइफ, और साथ ही आपके भाई। उन लोगों का आपकी सफलता में कितना योगदान रहा और क्या योगदान रहा? पहले मैं माताजी की बात करना चाहूँगा। मेरी माताजी बहुत ही धार्मिक किस्म की और बहुत ही मेहनती महिला हैं। मैं माताजी की जो मेरी सफलता में जो योगदान था उसके बारे में मैं जितना भी बोलूँ वो समय कम पड़ेगा। मैं एक वाक़या आपको बताना चाहूँगा कि जब ये डिसाइड हो गया कि मुझे जापान जाना था, तो क्योंकि अपने बच्चे को जापान भेज रहे हैं, लेकिन जापान विकसित देश है, तो वहाँ पे खर्चा भी आएगा। सरकार ने सारा कुछ खर्चा तो उठा लिया था, टिकट का, आने-जाने का, रहने का, सारा कुछ। फिर भी पेरेंट्स की एक दिली इच्छा होता है कि अपने बच्चे के पॉकेट में कुछ पैसा डाल दें, कभी इमरजेंसी में कुछ काम आ जाए, तो बच्चा किससे पैसा लेगा? उस समय मेरी परिवार की स्थिति बहुत ही खराब थी, पैसे बिल्कुल नहीं थे और पिताजी की जो सैलरी भी थी, बहुत ही कम थी। वो इस सिचुएशन में नहीं थे कि वो मुझे कुछ पॉकेट मनी दे पाएँ। उस समय मेरी माताजी ने अपने गहने गिरवी रख के वो मार्केट से पैसे लाई और उन्होंने उस पैसे से मुझे पॉकेट मनी दिया ताकि मैं जापान जाऊँ और कुछ अपना जो भी मुझे अच्छा लगे उस पे मैं खर्चा कर सकूँ। ये बात मुझे उस समय नहीं बताई, ये बात मैं बहुत अभी रिसेंटली जान पाया हूँ और ये बात जब भी मैंने सुनी मेरी आँखों में आँसू आ गए कि माता-पिता ने बहुत ही त्याग किया है मेरे लिए, फिर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उसके लिए मैं जीवन भर उनके लिए ऋणी रहूँगा। तो जब ये जाना आपने तो माताजी से बात की होगी? जी। तो माताजी ने क्या बताया? माताजी ने यही बताया कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, यही सोच के हमने भी किया। तो फिर मैं इसके आगे क्या बोलता, मेरे पास शब्द नहीं थे और मैं हमेशा यही चाहता हूँ, मैं आगे यही उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा काम ना करूँ जिससे मेरे माता-पिता को कोई ठेस पहुँचे। मैं उनको विश्व की हर सुख-सुविधा दूँ और कभी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, उनको ज़रूरत पड़ने से पहले ही मैं वो चीज़ उनके हाथों में लाके दे दूँ। भाइयों की बात करते हैं। जी। भाई आपके इस समय क्या कर रहे हैं और आपके करियर में उन लोगों का क्या इम्पैक्ट रहा? जी, मेरे 2 बड़े भाई हैं, जो सबसे बड़े वाले भैया हैं, इस समय वो सीनियर अकाउंटेंट में हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनकी पोस्टिंग नागपुर में हो रखी है। जो मेरा दूसरा भाई है, इस समय वो शोध के छात्र हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही फिलॉसफी सब्जेक्ट में अपना शोध कर रहे हैं। ओके। और आप गोंडा से बिलोंग करते हैं। गोंडा कोई संपन्नताओं का जनपद नहीं है, जी। कृषि प्रधान जनपद है। गोंडा के लोग देखते हैं आप जैसे लोगों की तरफ और कहीं ना कहीं आप लोगों से इंस्पायर होते हैं और कोशिश करते हैं आपकी कहानियों को जानकर, ऐसे लोगों के जीवन को जानकर अपने जीवन में परिवर्तन कर सके। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि सफलता कैसे पाई जाए?
मैं ऐसे विद्यार्थियों को हमेशा ही बोलूँगा कि आप हिम्मत ना हारिए, तन, मन, धन से, पूरे मनोयोग से, ईमानदारी से मेहनत करिए। और एक बात तो तय है कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया तो मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ये अपना परिणाम ज़रूर दिखाएगी। मुझे भी बचपन में बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मेरे फैमिली का मुझे सपोर्ट था, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करता रहा, तो उसका परिणाम आज आप लोगों के सामने है। शहर में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसी समस्याओं से जूझ रहे होंगे, बहुत लोग संघर्ष कर रहे होंगे, तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि समस्याएँ तो आती रहेंगी। एक बहुत फेमस कहावत है कि देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ रीज़न व्हाई यू कांट डू एनीथिंग, बट यू शुड नीड ओनली वन स्ट्रांग रीज़न व्हाई यू नीड टू डू दिस। तो आपको बस एक मजबूत कारण चाहिए कि आखिर मुझे क्यों करना है। और अगर आप जहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं, अगर आप वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द सफिशिएंट स्ट्रांग मोटिवेशन टू डू दैट वर्क। तो लगे रहिए, पूरी ताकत झोंक दीजिए, सुबह शाम दिन रात एक कर दीजिए, और अगर आपने सच्चे दिल से कुछ ठान लिया है तो आप जरूर वो चीज़ प्राप्त करेंगे। एक स्टूडेंट को जो अचीव करना चाहिए, अच्छे नंबर, अच्छी नौकरी, अच्छा प्लेसमेंट, सरकारी नौकरी, सब आपने अचीव किया है, बचा क्या है अब? अभी तो मेरे माताजी की बहुत दिली इच्छा है कि मैं विवाह कर लूं, तो बाकी देखते हैं घर वाले। व्यक्तिगत रूप से ये तो घर वालों की इच्छा हो गई, आपकी व्यक्तिगत इच्छा? अब क्योंकि जिस टाइम मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, उस टाइम प्रिपरेशन के चक्कर में बहुत कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, मेरी हॉबीज थी, जिससे मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ा। मेरी हॉबीज है चेस खेलना और बोनसाई वगैरह बनाना, गार्डनिंग करना, ये सब मेरी हॉबी है जो मैं नहीं कर पा रहा था। मुझे घूमना भी बहुत पसंद है, जो मैं नहीं कर पा रहा था यूपीएससी प्रिपरेशन के चक्कर में। तो अब क्योंकि मैं सेटल हो गया हूँ यहाँ पे, तो मैं अब समय निकाल के मैं रेगुलर चेस खेलता रहता हूँ, और मैं घर पे जाता हूँ तो अपने गाँव में मुझे समय बिताना अच्छा लगता है, तो मैं गाँव जाने का प्रयास करता हूँ। और ये प्रयास रहता है कि अपने देश में भी जो ऐसे एरियाज है जहाँ पे लोग कम जाते हैं, या जहाँ पे टूरिज्म वगैरह का भी इतना नहीं हो पाया है, वहाँ पे जाऊँ और अपने देश को देखूँ। भविष्य में एज एन आईएएस आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आने वाले समय में फिलहाल तो अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे सरकार ने जो भी दायित्व दिया है उसको मैं पूरी ईमानदारी से वहन करूंगा, और देश की सेवा में जितना कुछ हो सकेगा उतना अपना पूरा मैं कंट्रीब्यूशन दूंगा। और आने वाले समय में देखते हैं सरकार और क्या क्या मौके देती है, या मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन रखती है। जो भी मुझे दायित्व दिया जाएगा उसका पूरा ईमानदारी से उसका निर्वहन करूंगा। चूंकि हमने शुरू से बता रहे हैं कि आपके पास पैसों का अभाव था और आपने कम खर्चे में, मिनिमम 0 खर्चे में आपने यूपीएससी तक का सफर, और पता नहीं कितने कई सफरों को आगे बढ़ते हुए अचीव किया है, तो वो बच्चे जिनके पास पैसों की कमी है, धन की कमी है, आप उनको क्या सलाह देंगे? मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा कि हिम्मत ना हारिए। सब पैसे कमाने का, अगर आप सीधे यूपीएससी की बात करते हैं, अगर आपके पास पैसों की कमी है, आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले अगर आप अपना पढ़ाई लिखाई जारी रखिए, और आस पड़ोस में आप बच्चों को देख लीजिए कि जो बच्चे गणित या इंग्लिश में कमजोर हैं, आप 4-6 बच्चों को पकड़ सकते हैं और उनको आप कोचिंग दे सकते हैं। हार्डली इट विल टेक, इफ यू आर गिविंग 1 आवर डेली, सो आप अच्छी खासी कमाई कर लेंगे, अपना जेब खर्चा निकाल लेंगे। और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। प्रिपरेशन करने के लिए आपको बहुत फैंसी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो अच्छे मार्केट में न्यूज़पेपर हैं, जिसको यूपीएससी के इवन टीचर्स रिकमेंड करते हैं, आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। जो एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं, आप उनको पढ़ते रहिए, आप मेहनत करते रहिए। राइट राइट रिवाइज, यही यूपीएससी क्रैक करने का फार्मूला है। आप नई चीज पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, उसको लिखिए, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब दूसरी बात है, क्योंकि यूपीएससी इतना बड़ा एग्जाम है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने पूरे मनोयोग से मेहनत की, उसके बाद भी असफलता आपको हाथ लगी, फिर भी आपको निराश नहीं होना है, आपको लगे रहना है। और एक बात तो तय है कि अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की है तो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी, वो रिजल्ट देके जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। दीपक जी, आपका रिजल्ट आया, तो जो यूपीएससी का जो मेन रिजल्ट होता है, मुख्य जो रिजल्ट होता है, उसमें आपका नाम नहीं था जी। कैसा लगा था उस समय जब नाम आपने नहीं पाया? जी, उस टाइम मेरी जॉब थी, अपेक्षा थी आपको कि आपको रिजल्ट आएगा, और जब नहीं आया तो कैसा लगा? जी, वो मेरा दूसरा इंटरव्यू था। उससे पहले पिछले वर्ष भी मैंने इंटरव्यू दिया था, उस समय मेरा 37 नंबर से रह गया था। तो क्योंकि फिर बहुत मेहनत मैंने की थी, पहली बार मेरा 37 नंबर से रह गया, दूसरे साल मैंने और मेहनत की कि इस गैप को
कम करना है, और इतनी मेहनत करने के बावजूद जो प्राइमरी रिजल्ट आया उसमें मेरा नाम रह गया। तो उस टाइम तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैंने अपने ऊपर भी डाउट करने लग गया था कि मैं क्या ही कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, चलो अगले साल फिर से मेहनत करेंगे। फिर उसी दिन शाम तक जब रिजल्ट मार्कशीट डिक्लेयर हुआ, फिर मुझे दिखा कि बहुत ही थिन मार्जिन से मेरा नाम लिस्ट में नहीं था। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक था कि जो दूसरी रिजल्ट लिस्ट आएगी उसमें होपफुली हो जाएगा, और जो फिर दोबारा रिजल्ट लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम आ गया। तो मुझे जान के बहुत प्रसन्नता हुई। पहली बार जब आपने नाम अपना रिजल्ट में पढ़ा, जी, क्या भावनाएं थी जो मन में चल रही थी? मन में तो मुझे यही लगा कि जो वर्षों की मेहनत थी आज सफल हो गई है। मैं बहुत ही कंटेंट फील कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि इनसे वजन थोड़ा सा कम हो गया है, काफी कुछ बोझ कंधों से उठ गया है। फिर थोड़ी देर बाद मैं फिर से धरातल पे आया, मुझे लगा कि नहीं ठीक है, हम्बल ही रहना चाहिए इंसान को, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। फिर से मैंने अपने होश संभाले, घर पे सबको बताया, घर पे भी सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। सबसे पहला फोन किसको मिलाया? मैंने सबसे पहला फोन पिताजी को किया, क्योंकि मैं जहां भी पहुंचा हूं सारी सेक्रीफाइस माताजी पिताजी उन्हीं की है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इससे ज्यादा हकदार इस समाचार को सुनने का और कोई नहीं हो सकता है, तो मैंने सबसे पहले पिताजी को ही सबसे पहला वाला तो एक्सपेक्टेड था, दूसरा वाला फोन किसे मिलाया? अब दूसरा फिर माता जी थी, उनको बताया, उसके बाद फिर अपनी बहन को बताया। जी। तो अपने परिवार से आप बड़े घनिष्ठ हैं, परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। अब एक अंतिम सवाल जी। दीपक जी, आप गोंडा से बिलोंग करते हैं और हम गोंडा की खबरों को प्रसारित करते हैं। गोंडा जनपद के बारे में क्या आपकी तरफ से भविष्य में क्या योगदान अपने लिए सोचते हैं कि मुझे ये अपने जनपद के लिए करना है? शहर में सबसे अच्छी, क्योंकि अभी मैं शहर का अगर डेमोग्राफी दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग अभी मुझे लग रहा है कृषि सेक्टर में है, काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं चाह रहा हूँ कि कुछ शहर में, जैसे सरकार भी ढेर सारी योजनाएं चला रही है कि कैसे किसानों को स्वयं सहायता समूह में लाया जाए, कैसे वो अपनी आय को सप्लीमेंट कर सकते हैं दूसरे स्रोतों से। तो शहर के नौजवानों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप भी नए नए जो इनोवेशन आ रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं कुछ, क्योंकि एक बहुत संस्कृत की एक कहावत है, न ही सुप्तस्य सिंहं प्रविशत मुखे मृगा उद्यमेन ही सिद्धंत कारण नहीं मनोरथा। तो आप मनोरथ करने से ही आपको सिद्धि होती है। अगर आप बैठे रहोगे मुंह खोल के, शेर बैठा रहेगा सोचेगा कि हिरन मेरे मुंह में आ जाएगा, तो भूखा ही रह जाएगा। तो शहर के जितने भी नौजवान हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि हम कुछ तरक्की करें, तो आप मेहनत करिए, कुछ स्टेप उठाइए। हो सकता है कि आपको शुरुआती 1-2 स्टेप में आपको असफलता का सामना करना पड़े, या आप जो सफलता चाह रहे हैं वो सफलता ना मिल पाए, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप जो भी कार्य करने में अपनी शक्ति लगा रहे हैं वो सफल होगा। तो आप वो कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छा चीज है। इसके अलावा कई शहर में अभी आप कर सकते हैं कि जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो आसपास टूरिज्म का काफी ज्यादा पोटेंशियल है। आप वहां पे आप थोड़ा अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी हो तो आप होटल वगैरह आसपास एरिया में कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि अयोध्या विश्व पटल पे बहुत तेजी से उभर रहा है, तो उस अपॉर्चुनिटीज को हमें ग्रैब करना चाहिए और वहां के आसपास हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अपने जीवन के आगे की यात्रा में क्या गोंडा आपके रडार में बना रहेगा, या फिर दीपक द्विवेदी देश दुनिया की बातों में आगे उलझे रहे? जी नहीं, मैंने तो अभी से ही ठान रखा है कि जब तक सरकारी सेवा है 60 साल तक, तब तक सरकारी सेवा करेंगे। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद हमें फिर से अपने गोंडा डिस्ट्रिक्ट जाना है, और मेरा जो पैतृक गांव है कमड़ावा जिला, कमड़ावा गांव खरगोपुर के आसपास के पास में पड़ता है। वहीं पे रिटायरमेंट के बाद वहीं पे जाके सेटल होंगे, गाँव में रहेंगे, खेती करेंगे और गाँव वालों की हेल्प करेंगे। बहुत सुंदर दीपक जी, आपके विचार बहुत अच्छे लगे, और जिस तरीके से आपने अपनी मेहनत के दम पर असंभव को संभव बनाया है। आई होप कि गोंडा पोस्ट के दर्शक भी आपसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में परिवर्तन ला पाएंगे। इसी तरीके से और मजेदार और ऐसे वीडियोस जो कि आपको आपके जीवन परिवर्तन करने में सहयोग कर सकते हैं, देखने के लिए आप गोंडा पोस्ट को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।